राज्यसभा में अब भाजपा और एनडीए की ताकत बढ़ी है। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों के निर्विरोध होने के बाद एनडीए सदन में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया। वहीं कांग्रेस की ओर से 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। 9 और सदस्यों के जुड़ने के साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 96 तक पहुंच गई है। वहीं एनडीए 112 पर पहुंच गया है। इस तरह उच्च सदन में जहां भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई है, जबकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले 2 अन्य लोगों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी अजित पवार गुट के नितिन पाटिल और राष्ट्रीय लोक मंच से उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन हासिल है। निर्विरोध चुने गए बीजेपी उम्मीदवारों में असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वरी तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य और राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। वहीं राकांपा अजित पवार गुट के नितिन पाटिल महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए हैं और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा बिहार से उच्च सदन में पहुंचे हैं। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा में एंट्री के साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी बच गई। इस राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस का भी 1 सदस्य निर्वाचित हुआ, जिससे राज्यसभा में विपक्ष की संख्या 85 हो गई है। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने गए। इसके साथ ही कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 बढ़कर 27 हो गई है, जो नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों से 2 अधिक है। गौरतलब है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें खाली हैं। 4 सीटें जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत। उच्च सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 है और राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के हाल में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई 12 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी। Be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party in the center and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule 2 constitution bench judgments. Not tried to overrule 2 constitution bench judgments on the status. Please. Good. The status of NCT. Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower 2 bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this august house, this government and this bill has done it all. Something not done earlier. Friends, why was it not done earlier? Because unfortunately it is the fitrat of this control freak sarkar, whose vendetta, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes. Whose approach is to control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy, and of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. Friends, it is not about this NCT government or that. It is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of Delhi 30 years ago. And hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed.
That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. Because otherwise, friends, Iqbal's words will haunt us when he talked of तारीख की नजरें, and he said, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. Friends, we must also collectively oppose it, because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है. जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है. सबका नंबर आ सकता है. उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स. वो पुराने जाने माने शब्द हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं. First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew. Then they came for me and for you, and there was no one left to speak for us. Friends, what does, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक. व्यापक है, विशाल है. कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार. ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है. मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं. दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए. इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है. उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन. तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री. और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है. ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों. कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के. मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा. ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे. ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा. और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री. ये सब गृह मंत्रालय में आएगा. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा.